Assalamualaikum everyone, welcome to video online class session. This is me Professor Shizajid and today our topic is thyroid gland. ओके जी, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने पिट्यूटरी ग्लैंड को क्लियर आउट किया था। आज का जो हमारा टारगेट है वो थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड की लोकेशन सबसे पहले डिस्कस करते हैं। उन्होंने लिखा हुआ है कि इट इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द लैरिंक्स। अब लैरिंक्स क्या है, ये हम लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर भी पढ़ा था कि लैरिंक्स क्या चीज है। लैरिंक्स वो पार्ट है जिसके अंदर वोकल कॉर्ड्स मौजूद होते हैं, ठीक है, या जहाँ पे वॉइस बॉक्स जो है वो मौजूद होता है, वो जगह लैरिंक्स कहलाती है। अब जहाँ पे ये लैरिंक्स जो है वो खत्म हो रही है, बिल्कुल उसी के नीचे आपको एक ग्लैंड नजर आएगा, बाइलोब्ड ग्लैंड, जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, अच्छा, जहाँ पे अब लैरिंक्स खत्म होती है फिर आपको नीचे ट्रैकिया यानी सांस वाली नाली की पाइप नजर आएगी और इसी के बिल्कुल ऊपर आप थायराइड ग्लैंड को देखेंगे। अब जैसे थायराइड ग्लैंड का आप पिछला हिस्सा देखें, ठीक है, नहीं अभी आप पिक्चर के अंदर आपको एंटीरियर पार्ट नजर आ रहा है, जब अगर आप इसकी पिछली वाली साइड खोलेंगे या पिछली वाली साइड देखेंगे, वहां पे फर्दर आपको कुछ ग्लैंड नजर आएंगे जिसका नाम है पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, यानी थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर वाले साइड पे आपको पैराथायराइड ग्लैंड भी नजर आएंगे। तो वापस आते हैं कि लोकेशन क्या है। इट इज जस्ट बिलो द लैरिंक्स एंड इट कंसिस्ट ऑफ टू लोब्स, यानी एक राइट एंड एक लेफ्ट लोब। हार्मोन्स कौन कौन से सिक्रीट करता है? ये दो तरह के हार्मोन सिक्रीट करता है। फर्स्ट वन इज थायरोनिन एंड सेकंड वन इज कैल्सिटोनिन। जो थायरोनिन है इसको आगे हमने फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ आयोडीन एटम। ठीक है, थायरोनिन को हमने आयोडीन एटम की बेस पर दो हिस्सों में डिवाइड किया है। अब ऐसा थायरोनिन जिसके पास 3 आयोडीन के एटम हो, इसे हम कहते हैं ट्राई आयोडोथायरोनिन, और अगर जिसके पास 4 आयोडीन के एटम हो, इनको हम कहते हैं टेट्रा आयोडोथायरोनिन। ठीक है, ट्राई आयोडोथायरोनिन का जो कॉमन नेम है वो है थायरोक्सिन। तो ये दोनों जो हैं इनका जो स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, फंक्शन एक ही है, तो हम जनरली थायरोक्सिन को ही डिस्कस करते हैं। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा हार्मोन है वो हमारे पास कैल्सिटोनिन है। अब हम वन बाय वन थायरोक्सिन को पहले डिस्कस करेंगे, देन कैल्सिटोनिन पे आएंगे। तो ये जो हमारे पास थायरोक्सिन है या जो हमारे पास थायराइड ग्लैंड है, ये हर वक्त एक्टिव रहता है। एक्टिव क्यों रहता है? क्योंकि इसका पार्ट है ग्रोथ में, देन डेवलपमेंट में, इसके अलावा सेक्सुअल मैच्योरेशन में। सेक्सुअल मैच्योरेशन का क्या मतलब होता है? सेक्सुअल मैच्योरेशन का मतलब ये होता है कि जब बच्चा पैदा होता है, बेशक वो लड़का हो या लड़की हो, तो वो फिजिकली आपको एक तरह का नजर आ रहा होता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र गुजरती है तो जो बच्चा है या बच्ची है उसके अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है। ठीक है, या सेकेंडरी कैरेक्टर्स और प्राइमरी कैरेक्टर्स जो है वो अपीयर होना आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो जाते हैं, या वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है। तो सेक्सुअल मैच्योरिटी का काम थायराइड ग्लैंड भी करता है। एट द सेम टाइम अगर स्ट्रेस कंडीशन में बॉडी है, बेशक सर्दी बहुत ज्यादा हो गई है या गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है, तो ये दोनों कंडीशंस भी स्ट्रेस वाली हैं, तो इसके खिलाफ भी कौन लड़ता है? थायराइड ग्लैंड ही लड़ता है। इसके अलावा कार्डिक रेट को ज्यादा करना, ये भी थायराइड ग्लैंड का ही काम है। तो ये एक जनरल कुछ फंक्शंस हैं इसके। आते हैं हम वापस थायरोक्सिन के ऊपर। जो हमारे पास थायरोक्सिन है, इसका जो पहला फंक्शन है वो आता है मेटाबॉलिज्म के अंदर। मेटाबॉलिज्म के अंदर जो थायरोक्सिन रोल प्ले कर रहा है, इट एक्ट एज या इट एक्ट ऑन बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट का क्या मतलब होता है? बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी वो मेटाबॉलिज्म जब आप बिल्कुल रेस्ट की कंडीशन में हो और उस रेस्ट की कंडीशन में जो एनर्जी यूज होती है उसको हम बेसल मेटाबॉलिक रेट में कंसिडर करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि एक्ट ऑन बेसल मेटाबॉलिक रेट बाय ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, यानी जब आप रेस्ट पे हैं, रेस्ट की हालत के अंदर जो एनर्जी यूज होती है। अब क्वेश्चन ये आता है, ये एनर्जी कहाँ से आएगी? ये एनर्जी उस वक्त आएगी जब आप ग्लूकोज को तोड़ेंगे, वहां से कुछ एनर्जी निकलेगी और बाकी एनर्जी को आप कन्वर्ट कर लेंगे इनटू एटीपी। तो हम कहते हैं कि इट एक्ट ऑन अ बेसल मेटाबॉलिक रेट। उसके बाद सेकेंड वन आता है जी, इट ऑल्सो टेक पार्ट इन ग्रोथ के अंदर। अच्छा, अगर आपको याद हो कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ग्रोथ हार्मोन या सोमैटोट्रोफिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो पढ़ा था। तो जो हमारे पास ग्रोथ हार्मोन है, इसके साथ थायरोक्सिन जो है वो अटैच हो जाता है, या ये दोनों मिलकर काम करते हैं किसके लिए? फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट।
इसके अलावा थायरॉक्सिन का काम डिफ्रेंसिएशन में भी है। किन सेल्स की डिफ्रेंसिएशन करना? ब्रेन सेल की डिफ्रेंसिएशन करना। तो ये फंक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि थायरॉक्सिन का काम मेटाबॉलिज्म में भी है। कौन से मेटाबॉलिज्म में? जब आप रेस्ट पे होते हैं ग्लूकोज को तोड़ा जाता है हीट एंड एटीपी के अंदर, एंड देन ग्रोथ के अंदर साथ में ग्रोथ हार्मोन के साथ मिलके, एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ द ब्रेन सेल। ठीक है जी, ये ब्रेन सेल की डिफ्रेंसिएशन होगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है जी मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस हम इंसेक्ट्स और एम्फीबियंस के अंदर पढ़ते हैं, और यहाँ पे अगर फिलहाल जो जिक्र किया गया है वो एम्फीबियंस के अंदर किया गया है। मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या है? शक्लों का बदलना। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल इंसेक्ट्स के अंदर हम देखते हैं, तो हम देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एग्स होते हैं, देन जाइगोट बनता है, जाइगोट से लार्वा बनता है, लार्वा से देन प्यूपा बनता है, और प्यूपा से एक अडल्ट जो है वो इंसेक्ट बन जाता है। तो ये सारे अगर आप स्टेजेस देखें, इन हर स्टेज के अंदर एक आपको अलग शक्ल नजर आएगी। एग की अलग है, लार्वा की अलग है, प्यूपा की अलग है, और जो अडल्ट बटरफ्लाई है इसकी अलग है। तो ये जो शक्लों का तब्दील होना है, इस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। और इसके पीछे कौन सा हार्मोन है? इसके पीछे आपके पास थायरॉक्सिन हार्मोन है। इसी तरह अगर हम लोग फ्रॉग की बात करते हैं, तो फ्रॉग के अंदर क्या होता है कि आपके पास एग होते हैं, देन जो है वो टैडपोल बनता है। फिर ये टैडपोल क्या है कि जिसके पास दुम होती है, और आहिस्ता आहिस्ता वो टैडपोल खत्म हो जाती है, यानी वो दुम खत्म हो जाती है, और एक फ्रॉग के प्रॉपर जो है वो लिम्स जो है वो डेवलप हो जाते हैं। तो हम कहते हैं जी अडल्ट फ्रॉग बन गया है। तो अगर फ्रॉग के अंदर भी मेटामॉर्फोसिस हो रही है, यानी ये डिफरेंट शक्लों का बदलना है, एग से लेकर टैडपोल से लेकर एंड देन एक अडल्ट फ्रॉग तक का बनना है, ये भी इसके पीछे भी कौन है? इसके पीछे भी आपके पास थायराइड ग्लैंड यानी थायरॉक्सिन है। तो अगर फॉर एग्जांपल इस तरह हो कि थायराइड ग्लैंड या थायरॉक्सिन ना प्रोड्यूस हो पाई, तो क्या होगा? तो जो टैडपोल है उसकी डिफ्रेंसिएशन नहीं हो पाएगी, उसके अंदर मेटामॉर्फोसिस नहीं हो पाएगी, वही जो टैडपोल है वो बड़ा हो जाएगा, यानी वो अडल्ट में कन्वर्ट ही नहीं होगा, प्रॉपर मेटामॉर्फोसिस होगी नहीं। तो अगर इसकी एब्सेंस हो जाए, या अगर आप इसको निकाल दें, तो जो टैडपोल है वो बड़ा तो हो जाएगा साइज में, लेकिन वो टैडपोल ही रहेगा, उसके अंदर लिम्स प्रोड्यूस नहीं होंगे। अच्छा, इसी से रिलेटेड अब कुछ एबनॉर्मेलिटीज हैं, उसको देख लेते हैं। फर्स्ट वन आता है जी ग्रेव डिजीज। ग्रेव डिजीज ऐसी डिजीज है जिसके अंदर जो थायराइड ग्लैंड है वो सिक्रीशन बहुत ज्यादा करना शुरू हो जाता है, या आप यूं समझ लें कि थायराइड ग्लैंड इतनी ज्यादा सिक्रीशन करता है कि उनके जो सेल्स हैं, सिक्रीशन ज्यादा करने का क्या मतलब है? जो थायराइड के जो सेल्स हैं वो बहुत ज्यादा काम करना शुरू कर गए, उनके ऊपर वर्कलोड बहुत ज्यादा हो गया। तो जब काम करना ज्यादा शुरू हो जाते हैं तो उनके सेल्स का नंबर भी ज्यादा हो जाता है, सेल्स का नंबर ज्यादा होता है तो साइज भी ज्यादा हो जाता है, और साइज के ज्यादा होने से हम कहते हैं जी वो जगह स्वेल कर गई है। ठीक है, तो जो हमारे पास ग्रेव डिजीज है इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास पहला जो सिम्टम है वो है एक्सोपैथेल्मिक ग्वाइटर। ठीक है, एक्सोपैथेल्मिक ग्वाइटर। एक्सो का मतलब होता है बाहर निकल जाना या आउटसाइड, पैथेल्मिक का मतलब है आई, और ग्वाइटर का क्या मतलब है कि जो थायराइड ग्लैंड है वो स्वेल हो जाता है। अच्छा, अब होता क्या है कि ऐसा पर्सन जिसको ग्रेव डिजीज होती है उसका एक सिम्टम ये है कि उसकी आंखें जो हैं वो बाहर की तरफ उभर जाती हैं। ठीक है, जिस तरह कि अब आपको इमेज के अंदर नजर आ रहा है, इसे हम कहते हैं एक्सोपैथेल्मिक ग्वाइटर। और ये किसकी एक निशानी है? ये ग्रेव डिजीज की एक निशानी है कि एक्सोपैथेल्मिक ग्वाइटर हो जाता है। और ये ग्वाइटर क्यों हुआ है? क्योंकि थायराइड ग्लैंड ने इतनी ज्यादा सिक्रीशन स्टार्ट कर दी है कि जो उसका साइज है वो बड़ा हो गया, और आपको ऐसे लगता है कि वो चीज स्वेल हो गई है। अच्छा, तो जब ये बहुत ज्यादा काम करना शुरू कर देगा तो जाहिर सी बात है बेसल मेटाबॉलिक रेट भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, और हमने कहा था कि ये हमारे पास कार्डियक रेट को भी कंट्रोल करता है। तो जब एक चीज जो है वो बहुत ज्यादा काम करना शुरू हो जाती है, और एक वक्त वो आता है कि जिसमें वो खत्म हो जाती है, फेल हो जाती है, तो हम कहते हैं कि कार्डियक फेलियर भी हो सकता है अगर ये एबनॉर्मेलिटी ज्यादा देर तक रहे। और दूसरा हम इसे कह सकते हैं कि ये ऐसी डिजीज है जिसे हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज का क्या मतलब है कि जो हमारा अपना ही इम्यून सिस्टम है वो हमारे ही खिलाफ चला जाता है। वो किस तरह कि ये एक ऐसी प्रोटीन बनाना शुरू कर देता है जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड सिक्रीशन बहुत ज्यादा करना शुरू हो जाता है। जब थायराइड ग्लैंड सिक्रीशन ज्यादा करता है तो उसका साइज और स्वेलिंग और ये एक्सोपैथेल्मिक ग्वाइटर भी आपको अपीयर होना शुरू हो जाता है। तो ग्रेव डिजीज असल में ऑटो इम्यून डिजीज भी कहलाती है। ठीक है जी, जिसके अंदर आप देख सकते हैं साइज जो है वो ज्यादा हो गया थायराइड ग्लैंड का, यहाँ पे जो है वो आपको स्वेलिंग नजर आएगी, और आईज जो है वो बल्जिंग हो जाएंगी। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास एबनॉर्मेलिटी है वो है क्रिटिनिज्म। ठीक है जी। इस क्रिटिनिज्म के अंदर क्या होता है, पहले हमने थायराइड ग्लैंड की सिक्रीशन ज्यादा की, अब आपने थायराइड सिक्रीशन जो है वो कम कर देनी है। अब थायराइड की सिक्रीशन क्यों कम हुई है, असल में इसके पीछे एक पैदाइशी फैक्टर है, यानी कॉन्जेंटियल फैक्टर है। कभी कभार होता ऐसा है कि अक्सर बच्चे इस तरह पैदा होते हैं जिनके अंदर पैदाइशी थायराइड ग्लैंड प्रॉपरली डेवलप ही नहीं हो पाता। तो जब वो प्रॉपरली डेवलप ही नहीं होता है तो वो सिक्रीशंस भी प्रॉपरली नहीं करता। यानी अगर कोई स्ट्रक्चर में या कोई फंक्शन में मसला मसाइल आ जाते हैं थायराइड ग्लैंड के, तो अब भी वो अपना फंक्शन प्रॉपरली नहीं करता। तो ये आपने याद रखना है कि ये डिजीज कॉन्जेंटियल है। तो जब पैदाइशी कोई मसला होता है तो उसके अंदर से सिक्रीशंस की भी डेफिशिएंसी आ जाएगी। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि जो हमारे पास जो थायराइड ग्लैंड है इसका काम क्या, ग्रोथ में। ठीक है, तो इसका मतलब है ग्रोथ भी अब प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। फिर सेकेंडली हमने फंक्शन पढ़ा कि ये सेक्सुअल मैच्योरिटी में काम आता है, इसका मतलब है कि सेक्सुअली भी प्रॉपरली वो पर्सन डेवलप नहीं हो पाएगा। तीसरा हमने पढ़ा कि ये ब्रेन सेल्स को डिफ्रेंशिएट करवाता है, इसका मतलब है कि ये बच्चा मेंटली रिटार्डेड होगा। और फर्दर हमारे पास इफेक्ट इसके ये हैं कि जो हमारे जो बच्चा है उसके जो बाल हैं वो खुरदरे होंगे और कुछ कुछ जगह पर मौजूद होंगे। इसके अलावा जो स्किन है वो येलो होना शुरू हो जाती है और जो फर्दर स्किन स्केली हो जाती है। ठीक है, यानी कांटेदार से खुरदरी सी हो जाती है। जो तीसरा हमारे पास डिजीज है वो है मिक्सोडीमा। ठीक है, या इसे हम सिंपल ग्वाइटर भी कहते हैं। अच्छा, इसके अंदर भी यही होता है कि थायराइड ग्लैंड की सिक्रीशंस कम हो जाती हैं, लेकिन इसके पीछे कोई पैदाइशी वजूहात नहीं है, इसके पीछे वजह है आयोडीन। ठीक है, अभी हमने उन्हें क्या कहा कि जो हमारे पास जो थायरोनिन है उसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया ऑन द बेस ऑफ आयोडीन। तो अगर आयोडीन की ही जो है वो डेफिशिएंसी हो जाती है जिस्म के अंदर, तो इसका मतलब है हार्मोन्स तब भी काम प्रॉपरली नहीं करते हैं। तो यहाँ पे इफेक्ट्स में हम क्या लिखेंगे कि एक तो थायरॉक्सिन का लेवल कम हो गया है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द आयोडीन, और सेकेंडली हमने कहा था कि ये हमारे पास ग्लूकोज को तोड़ता है और वहां से एनर्जी निकालता है। तो इसका मतलब है थायरॉक्सिन नहीं है तो ग्लूकोज भी नहीं टूट रहा, ग्लूकोज नहीं टूट रहा तो एनर्जी भी नहीं निकल रही। तो जब ग्लूकोज नहीं टूटता तो इसका मतलब ये है कि एक तो आपके पास होता है ग्लूकोज और दूसरा आपके पास फैट्स होते हैं। ये दो मेन चीजें हैं एनर्जी के लिए। तो जब ग्लूकोज नहीं टूटता तो हम फैट्स की तरफ रुजू करते हैं। तो जब फैट्स भी नहीं टूट पा रहे होते तो फैट्स जमा होना शुरू हो जाते हैं। तो हम कहते हैं कि जो ऐसे पर्सन जिनको ग्वाइटर होता है, एक तो उनका एनर्जी लेवल जो है वो कम हो जाता है क्योंकि ग्लूकोज नहीं टूट पा रहा, फैट्स को आप नहीं तोड़ पा रहे, वो उल्टा जमा होना शुरू हो गए हैं। तो वहां पे ग्वाइटर जो है वो वहां पे स्वेलिंग हो जाती है, प्लस वो बंदा ओवरवेट हो जाता है यानी मोटा हो जाता है। इवन उसके हाथ और पांव दोनों जो है वो पफीनेस का शिकार, पफीनेस का मतलब सूज जाते हैं। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म जाहिर सी बात है वो कम हो गया है और एनर्जी की वजह से जो आपका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होना था वो भी नहीं हो पा रहा है। फिर हमने कहा कि ये कार्डियक रेट को भी कंट्रोल करता है, इसका मतलब है पल्स रेट भी आपके पास कम हो गया है। और हमने ये भी पढ़ा कि वो ब्रेन सेल की डिफ्रेंसिएशन करता है, इसका मतलब है मेंटली जो है और बॉडीली दोनों तरह से जो है वो पर्सन जो है वो रिटार्ड हो चुका है। हल क्या है इसका? हल सिंपल यही है कि ऐसे पर्सन जिनके अंदर आयोडीन की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाए तो ऐसा सॉल्ट जो है या ऐसा नमक इस्तेमाल किया जाए जिसके अंदर आयोडीन मौजूद हो, वो लिया जाए तो उससे भी जो है ये आयोडीन की डेफिशिएंसी को पूरा किया जा सकता है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट हार्मोन है, सेकंड हार्मोन, वो है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन जो है इसका काम क्या है? कैल्सिटोनिन उस वक्त स्टार्ट होता है जब ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल ज्यादा हो जाता है। आप यूं समझें कि कैल्सिटोनिन का रिलीज होना या ना होना डिपेंड करता है अपॉन द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। ठीक है, मैं अगेन रिपीट कर रही हूं, कैल्सिटोनिन का लेवल ज्यादा होना या कम होना, या सिंपली से कह लें कि कैल्सिटोनिन का रिलीज होना या ना होना डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड। तो अगर कैल्शियम का लेवल जिस्म के ब्लड के अंदर ज्यादा हो जाता है, ये हार्मोन स्टिमुलेट हो जाता है यानी इसकी रिलीज स्टार्ट हो जाती है। और जैसे ही कैल्शियम का लेवल कम होता है इसको खत्म करवा दिया जाता है, इसको बंद करवा दिया जाता है। अच्छा, अभी हमने कहा कि जब कैल्शियम का लेवल ज्यादा हो जाता है तब जो है वो स्टिमुलेट हो जाता है। तो जब ज्यादा हो जाएगा तो फिर कैल्सिटोनिन क्या करेगा?
तो कैल्सिटोनिन क्या करता है कि जो एक्स्ट्रा ब्लड आ चुका है, एक्स्ट्रा कैल्शियम जो ब्लड में आ चुका है, आपने क्या करना है कि इस कैल्शियम को उठाना है और उठा के कहाँ रख देना है, बोन्स के अंदर रख देना है। ठीक है, यानी जो एक्स्ट्रा कैल्शियम ब्लड के अंदर आ चुका है जिसकी वजह से लेवल ज्यादा हो गया है, आपने वो कैल्शियम डिपॉजिट करवा देना है बोन्स के अंदर। लेकिन अगर इसके अंदर भी अगर आपको कोई एबनॉर्मेलिटी शो होती है या कैल्सिटोनिन ज्यादा हो गया या कम हो गया, तो जाहिर सी बात है इसमें मसल्स में डिस्टर्बेंस आएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको पता है मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए भी हमें कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। देन ब्लड में अगेन हम मसले पढ़ ही रहे हैं कि इसका ज्यादा या कम होना जो है वो खतरनाक साबित हो सकता है। इवन स्केल्टन, आपको पता है जो हमारी हड्डियां हैं उसके अंदर भी कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, तो वो भी वीक हो सकती हैं। और नर्व्स, यानी जो आपके पता है नर्व इंपल्स की ट्रांसमिशन के लिए भी यू नीड अ प्रॉपर या नॉर्मल लेवल ऑफ कैल्शियम। तो कैल्शियम का कम होना या ज्यादा होना, कैल्सिटोनिन का ज्यादा या कम होना, इन सब को ये मसले मसाइल जो है वो क्रिएट कर सकता है। अगर आप इस इमेज के अंदर देखें तो अभी सिर्फ आपने इस लेवल को देखना है। ठीक है, ये वाली जो है वो चीज छोड़ दें। अब यूं समझें कि आपके पास कैल्शियम का लेवल जो है वो ज्यादा हो गया है। कैल्शियम का लेवल ज्यादा होगा तो थायराइड ग्लैंड जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, वो वहां से कैल्सिटोनिन रिलीज करेगा, और कैल्सिटोनिन क्या करेगा, जो एक्स्ट्रा कैल्शियम आ चुका है वो उठा के किसके अंदर डिपॉजिट कर देगा, बोन्स के अंदर डिपॉजिट कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है जी आपके पास पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड को अगर आप इस इमेज के अंदर देखें तो आपको सामने थायराइड ग्लैंड नजर आ रहा है, और इसके बिल्कुल पोस्टीरियर वाली साइड पे, कोने पे, साइड्स पे आपको पर्पल कलर के डॉट्स नजर आएंगे। ये पर्पल कलर के डॉट्स पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, बिल्कुल आप जो थायराइड ग्लैंड है इसकी पोस्टीरियर साइड पे देखें तो आपको कोने के अंदर बिल्कुल साइड्स पे आपको पर्पल कलर के डॉट्स नजर आ रहे हैं। इसको हम कहते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है जी, तो पैराथायराइड ग्लैंड की क्या पोजीशन होगी, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ लेटरल साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड, यानी थायराइड ग्लैंड का पिछला हिस्सा, और उस पिछले हिस्से के बिल्कुल लेटरल साइड पे आपको ये ग्लैंड नजर आएगा। ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, ये हार्मोन जो है पैरथ हार्मोन जो है रिलीज करता है, पैरथ हार्मोन। अच्छा, अब ये पैरथ हार्मोन और कैल्सिटोनिन बिल्कुल एंटागोनिस्टिकली काम करते हैं या बिल्कुल ऑपोजिट काम करते हैं। कैल्सिटोनिन उस वक्त स्टिमुलेट होगा जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल ज्यादा हो गया था, लेकिन पैरथ हार्मोन उस वक्त स्टिमुलेट होगा जब ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कम हो गया है। तो अब जाहिर सी बात है कम हो गया है तो आपने इसको नॉर्मल लेवल पे लेकर आना है। तो कैल्शियम कहाँ से आएगा, तो आप क्या करेंगे कि जो बोन के अंदर आपने कैल्शियम को डिपॉजिट करवाया था, आप वहीं से कैल्शियम उठाएंगे और ब्लड के अंदर एंटर करवा देंगे, जिससे क्या होगा कि ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल अगेन नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। तो जैसे ही कैल्शियम का लेवल फिर ज्यादा होना शुरू हो जाएगा, इसको फिर बंद कर दिया जाएगा और कैल्सिटोनिन को स्टिमुलेट कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप इस इमेज के अंदर देखें तो पहले हमने पढ़ा कि जब कैल्शियम का लेवल ज्यादा हो जाता है तो कैल्सिटोनिन जो है वो काम करता है। अब हमने देखना है कि जब कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है फिर क्या होगा। जो थायराइड ग्लैंड के ऊपर छोटे छोटे पैराथायराइड ग्लैंड्स लगे हैं, ये एक्टिवेट होंगे, ये पीटीएच यानी पैरथ हार्मोन रिलीज आउट करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो आपके पास बोन्स के सेल हैं जहां पे आपने कैल्शियम को स्टोर करवाया हुआ था वो उसको रिलीज करेंगे, और वो अगेन वो कैल्शियम जो है वो ब्लड का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन अगेन यहाँ पे एबनॉर्मेलिटीज आ सकती हैं, कभी इसकी सिक्रीशन ज्यादा हो सकती है और कभी इसकी सिक्रीशन कम हो सकती है। अगर पैरथ हार्मोन बहुत ज्यादा सिक्रीट हो जाए तो क्या होगा कि ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बहुत ज्यादा हो जाएगा, और फिर क्या होगा कि यही कैल्शियम जाके किडनी के अंदर पथरियां बनाना शुरू कर देगा, जिसका हमने हाइपरकैल्सीमिया का भी एक डिजीज पढ़ी थी, और हम कहते हैं जी किडनी स्टोन्स बनना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा अब चूंकि सारा आप कैल्शियम बोन से निकाल के ब्लड के अंदर डिपॉजिट करवा रहे हैं तो बोन्स के अंदर तो कैल्शियम रहेगा ही नहीं, इट्स मीन बोन्स जो है वो वीक हो जाएंगी, और इससे भी एक डिजीज अपीयर होगी जिसका नाम है रिकेट्स। इसी तरह जो हाइपोसिक्रीशन है, अगर इस हार्मोन का लेवल कम हो जाता है तो अगेन ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, और मस्कुलर टेटनाई भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि अगर आपने नर्व इंपल्स को पास करवाना है तो उसके लिए भी कैल्शियम का लेवल नॉर्मल होना चाहिए। लेकिन अगर कैल्शियम का लेवल नॉर्मल नहीं होता तो बहुत ज्यादा नर्व इंपल्सेस जो हैं वो जनरेट होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से जिस्म में झटके पड़ते हैं, और उस डिजीज को हम मस्कुलर टेटनाई का नाम देते हैं। ओके जी, थैंक यू फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज।